तो इलास्टिसिटी तो हमने पढ़ लिया पूरा। चलते हैं इसके फैक्टर्स को समझने के लिए। फैक्टर्स जब भी आप इलास्टिसिटी के पढ़ते हैं बच्चों, देयर आर ओनली टू थिंग्स दैट वी हैपन टू कम अक्रॉस। आपके सारे आंसर्स दो बातों पे डिपेंड करेंगे। आई रिपीट चिल्ड्रन, सारे आंसर्स दो बातों पे डिपेंड करेंगे। वन इज कॉल्ड एज मोर इलास्टिक एंड अदर इज कॉल्ड एज लेस इलास्टिक। मोर इलास्टिक को आप इलास्टिक भी बोलते हैं और लेस इलास्टिक को आप इन इलास्टिक भी बोलते हैं। Whensoever percentage change in quantity is more than children, percentage change in price, the phenomena is called as more elastic। याद रहेगी ये बात। तो इसको प्रॉपरली पूरा एक लाइन में आ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं और परसेंटेज की आत्महत्या कर देते हैं। सुनाई पड़ गया सब? सुनाई पड़ गया बच्चों? यस सर। जरूर लिख दीजिए। यस सर। And whensoever percentage change in quantity is less but that in price is more, we happen to call the phenomena as what children? Inelastic or less elastic। तो आप जितने पॉइंट्स पढ़ेंगे दोनों में से बस एक ही आंसर होगा आपका। रेडी टू अंडरस्टैंड? चलिए लेट्स कंटिन्यू विद दिस। सो एक एक करके सारे पॉइंट्स लिख लीजिए बच्चों, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर देता हूं, आप साथ साथ लिखते भी जाएं। अगर आपकी प्रोडक्शन टेक्निक लेटेस्ट है, ऐसी टेक्निक है जो आपको हर जगह इजीली अवेलेबल हो, ऐसी टेक्निक है जो एकदम आसान है, जिसके लिए बहुत सुपर स्किल्ड वर्कर की जरूरत नहीं है, बाजार में थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ेगा बच्चों, तो ये जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए लेटेस्ट टेक्निक है। ऐसी टेक्निक है जिसको चलाने वाला वर्कर आपको हर जगह मिलेगा, बहुत स्पेशलाइज्ड वर्कर की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी प्राइस अगर बढ़ेगा, यू विल बी एबल टू एनहांस योर क्वांटिटी सप्लाइड by a larger extent or smaller extent? आंसर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कोई स्पेशलाइज्ड वर्कर की जरूरत नहीं है, वर्कर्स हर जगह मिल जाते हैं। थोड़ा सा भी दाम अगर बढ़ गया, यू वुड बी एबल टू प्रोड्यूस लार्ज और लेस? लार्ज, क्योंकि भाई आपको कोई बहुत स्किल्ड वर्कर की तो जरूरत है नहीं, किसी को भी पकड़ काम पे लगा लो, आउटपुट हो ही जाएगा। इलास्टिसिटी इज सेड टू बी मोर इलास्टिक। काफी कॉम्प्लेक्स टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, ऐसा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है जिसका वर्कर हर जगह मिलता ही नहीं है, बहुत ढूंढ के आपको हाईली स्किल्ड वर्कर लाना पड़ता है। तो बाजार में कितना भी ज्यादा प्राइस बढ़ जाए, जब तक स्किल्ड वर्कर आपके पास नहीं होगा, क्या आप आउटपुट बढ़ा पाएंगे? नो। नो सर। इलास्टिसिटी टेंड्स टू बी इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अगर इजिली अवेलेबल हो तो हर इंसान बिजनेस कर लेगा। तो थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ने में हम बहुत ज्यादा आउटपुट बढ़ा पाएंगे अगर एफओपीज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इजिली अवेलेबल है, या नहीं बढ़ा पाएंगे बच्चों? बढ़ा पाएंगे। आसानी से लैंड मिल जाता है, लेबर मिल जाती है, थोड़ा सा भी दाम बढ़ेगा तो आप प्रॉफिट कमाने के लिए ढेर सारा आउटपुट करोगे। सप्लाई इज सेड टू बी मोर इलास्टिक। कितना भी बाजार में दाम बढ़े, आपके पास एफओपी है ही नहीं, ना जमीन है, ना वर्कर्स हैं, ना कैपिटल है, कुछ नहीं आपके पास। कितना भी प्राइस बढ़ जाए, क्या आप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर पाएंगे? नो। इट इज द केस ऑफ व्हाट? लेस इलास्टिक। इनपुट कॉस्ट अगर आपकी बढ़ जाएगी बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 10 रुपए का सामान बना रहे थे, मार्केट में 14 का बिक रहा था, व्हाट वाज द प्रॉफिट पर यूनिट? 4। अब 10 रुपए वाला सामान बन ही 13 में रहा है, क्या कस्टमर को आपके ऊपर तरस आएगा, सिंपैथी फैक्टर होगा और वो 20 रुपए दे देगा आपको? वो अभी भी 14 रुपए देना चाहेगा। तो आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ने से आपका ओवरऑल प्रॉफिट तो बढ़ेगा नहीं, क्या आप बहुत ज्यादा बेचना चाहेंगे? नॉट। नो सर। इट विल बी लेस इलास्टिक। कमोडिटी का नेचर, अब इसके मल्टीपल एक्सप्लेनेशन हैं। अगर कमोडिटी का नेचर ऐसा है जो इजिली अवेलेबल है, सब लोग इसको बेच सकते हैं, और आप कोई स्पेशलिटी इसके अंदर नहीं लेके आते, तो भाई अगर दाम बढ़ेगा तो ढेर सारे लोग बाजार में उसको लाके बेचेंगे। इट इज कॉल्ड एज मोर इलास्टिक। और अगर कमोडिटी का नेचर थोड़ा स्पेशलाइज्ड है, आपके अलावा और कोई प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, तो बाजार में कितना भी दाम बढ़ जाए, आपके अलावा कोई सेलर इसको मार्केट में ला ही नहीं पाएगा, क्या आप बहुत ढेर सारा आउटपुट कर पाएंगे इसका? शॉर्ट रन की बात है, मान लीजिए कि आप बहुत ढेर सारा आउटपुट कर पाएंगे? नो। तो इट टेंड्स टू बी लेस इलास्टिक। इज दैट क्लियर? टाइम पीरियड, आई रिपीट, इट इज टाइम पीरियड। सितंबर का महीना चल रहा है,
अक्टूबर में धनतेरस, दीपावली वगैरह नवंबर में आ जाएगा, दशहरा अक्टूबर में आएगा। पीपल विश टू बाय न्यू कार। मारुति वालों को ये बात सितंबर में पता लग गई, क्या बहुत ढेर सारा आउटपुट दे पाएंगे वो? नो। तो प्राइस अगर कार का 20% भी बढ़ जाए, आउटपुट बढ़ सकता है बट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो इट टेंड्स टू बी लेस इलास्टिक। बट अगर ये बात उनको 2 साल पहले पता लग गई होती कि 2025 में दशहरे में बहुत डिमांड होने वाली हमारी कार्स की, 2 साल पहले ही पता लग गया, दे वुड हैव सेट अप अ न्यू प्लांट, दे वुड हैव हायर्ड मोर वर्कर्स, दे वुड हैव परचेज रॉ मटेरियल, और थोड़ा सा भी प्राइस अगर बढ़ता तो ढेर सारा गाड़ियों का प्रोडक्शन बढ़ जाता। इन दैट केस सप्लाई क्या हो जाती? मोर इलास्टिक। तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन याद आ रहा है आपको? तो शॉर्ट रन में इट विल ऑलवेज बी लेस इलास्टिक, और लॉन्ग रन में हमेशा मोर इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल और लेबर दोनों चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर आप सप्लाई पहले पढ़ लें तो कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन फंक्शन में काम आ जाएगा, प्रोडक्शन फंक्शन पहले पढ़ लें तो ये सप्लाई में। और जब हमने बेसिक टर्म्स पढ़ा था मैंने ये बात आपको बताई थी वहां पे भी, अगर आपको याद हो स्क्रीन पे अलग से ड्रॉ करके मैंने लिखा था, पुराना वीडियो आप देख सकते हैं इसके ऊपर। चलिए, तो पेंट कर लिया सबने? रिटन एवरीबॉडी? ये 2 पॉइंट्स लिख लिए सबने? तो कभी भी फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी का आंसर आए बच्चों, इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। सो शैल आई प्रोसीड फर्दर इफ एवरीबॉडी हैज रिटन दिस? सब लोग झटपट अपडेट कर लें, कुछ लोग अभी भी लिख रहे हैं। प्रोडक्शन टेक्निक सिंपल टेक्निक है, वर्कर कहीं पे भी मिल जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर मार्केट में मान लीजिए बच्चों प्रोडक्ट का प्राइस 10% बढ़ जाता है, कितना बच्चों? और आपकी एकदम सिंपल टेक्निक है, कहीं से भी आपको वर्कर मिल जाएगा, बहुत स्किल्ड वर्कर की जरूरत नहीं है, हो सकता है आप 40% अपना आउटपुट बढ़ा लें, तो इट टेंड्स टू बी मोर इलास्टिक। बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्निक है, बाहर से साइंटिस्ट वगैरह आपको लाने पड़ेंगे, बाहर से वर्कर्स लाने पड़ेंगे। 10% प्राइस बढ़ने के बावजूद भी 4% से ज्यादा आपका आउटपुट नहीं बढ़ पा रहा, बिकॉज प्रोडक्शन टेक्निक इज वेरी 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 कॉम्प्लेक्स, तो इट इज इन इलास्टिक। तो मान लीजिए कि एक बारात है जहां पे हमने केटर को बोला था 500 लोग का खाने का इंतजाम करो, उसने ढेर सारा खाना पीना 500 लोग के हिसाब से बना दिया, और बाराती चले आए 800, 300 एक्सेस, 60% लोग और आ गए। अगर आप उस केटर को बोलेंगे दाल चावल आलू और बना दो, वो बना देगा, बट अगर बोलो लजानिया और पिज्जा बना दो और, तो वो नहीं बना पाएगा। आप उसे कहें बेक्ड सब्जी थोड़ी सी और बना दो, तो वो नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? बिकॉज कॉम्प्लेक्स टेक्निक है। इज दैट क्लियर? आप कहें थोड़ा चिल्ला और बना दो इनके लिए, स्टार्टर्स में दाल भिगोनी पड़ेगी, फिर पीसनी पड़ेगी, दुनिया का नाटक। छोला भटूरा बना दो, छोला तो बन जाएगा, भटूरा नहीं बनेगा, भाई मैदा है उसमें, वो खमीर उठेगा एंड ऑल दैट, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मुर्ग मसल्लम बना दो, नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैरिनेट करके, आज कौन सा डे है? फ्राइडे। मंगलवार को मुर्ग मुसल्लम का एग्जांपल नहीं दिया जाता। राम 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 राम। तो अब अगर आप उससे बोलें कि लजानिया बना दो, कहेगा मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टेक्निक है। आपके गेस्ट ज्यादा आ गए तो हम आलू बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं। तो एक मेरे जानने वाले, उनका रेस्टोरेंट है प्रयागराज सिटी में, अभी तो बंद हो गया, खैर उन्होंने बिजनेस चेंज कर दिया। तो एक बार हम 10:15 बजे पहुंच गए, उनका वेटर बोला भैया के दोस्त आए हैं जो ओनर थे, तो सर क्या खाएंगे? मैंने कहा ले आओ जरा 2 सिजलर। कह रहा ये चाकू है, मेरी नस काट दीजिए आप। अब 10:15 बजे आप सिजलर का ऑर्डर दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सामान उसमें तैयार करना पड़ता है, कम से कम 35-40 मिनट लगेगा। तो मैंने कहा अच्छा, सिजलर की सप्लाई इन इलास्टिक है। मैंने कहा अच्छा क्या ला सकते हो? भैया और कुछ भी बोल दीजिए। मैंने कहा ठीक है, उबले अंडे को ऑमलेट बना दो। कह रहा है ये तो परफेक्टली इन इलास्टिक है, इम्पॉसिबल, बन ही नहीं सकता उबले अंडे को ऑमलेट। तो मैंने कहा क्या बकवास करो, जो ला सकते हो ले आओ। तो फिर बटर चिकन और दाल चावल वगैरह कुछ ले आया, क्योंकि वही चीज सिंपल थी बनानी और उस चीज को बनाना बहुत आसान था, तो उसकी सप्लाई क्या हो गई? मोर इलास्टिक। तो जब आप अपना रेस्टोरेंट खोलें और ऐसे कस्टमर्स आए और आप इन चीजों को बनाने से मना कर दें और कस्टमर्स आपके पढ़े लिखे हो, तो क्या बोलेंगे आप? सॉरी, द सप्लाई इज इन इलास्टिक। तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की कैंटीन में वेटर ऐसे ही बोलता होगा, जब बोला जाएगा जाओ जरा 2 प्लेट लजानिया ले आओ, मैम सर दिस इज इन इलास्टिक सप्लाई, लेस इलास्टिक सप्लाई, मतलब ये बनना पॉसिबल शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? पोपड़े में बात गई। घर वाले भी कभी कभी पूछ लेते हैं आज क्या बना ले डिनर में, मैं कहता बड़ा ऐसा पूछना, मानिक परिवार है। मैं भी कहता हूँ बना लो पास्ता इन रेड या व्हाइट अराबिटा सॉस। कह रहे हैं ये सब नहीं बन पाएगा, तो दे मीन टू से व्हाट? इनकी सप्लाई
इनइलास्टिक है। दाल चावल की सप्लाई मोर इलास्टिक है। तो जब घर में अचानक से वो दलिद्र गेस्ट चले आए शाम को 8:15 बजे, अब पता है कि खाना खिला के ही आपकी मम्मी भेजेंगी, तो क्या मम्मी के लिए कोई बहुत आलीशान मेन्यू बनाना पॉसिबल है 8:15 बजे? हाँ, जोमेटो की सप्लाईज मोर इलास्टिक, बट घर में यही चीज की सप्लाई इन इलास्टिक, और घर में दाल चावल की सप्लाई मोर इलास्टिक या इलास्टिक होगी, क्योंकि टेक्निक इज सिंपल। सब लोग समझ गए इन बातों को? एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स? पक्का? No, sir. Let's proceed further. I hope so people have updated the things in their copies also. Yes, sir. Yes, sir. So electricity raw material, ये क्या है सर? ये है availability of factor of production। 10% इस डिजिटल पेन का प्राइस बाजार में बढ़ गया, तो ये फैक्ट्री डिजिटल पेन ज्यादा बना पाएगी कि कम? डिपेंड करेगा कि भाई इनके पास अवेलेबिलिटी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की है कि नहीं। ढेर सारा प्लास्टिक, सर्किट, ये सब कुछ अगर अवेलेबल है तो 10% प्राइस बढ़ने की वजह से हो सकता है 70% अपना आउटपुट बढ़ा दें। टर्म्ड एज व्हाट? मोर इलास्टिक। बट अगर ये चीज इंडिया में नहीं बनती, चाइना से इसका सारा सामान बन के आता और इंडिया में सिर्फ असेंबलिंग होती है, और अभी इंपोर्ट पे बैन चल रहा है, इंपोर्ट पे बैन है, तो हमारी कंट्री में सप्लाई क्या हो जाएगी? लेस इलास्टिक। तो कोविड पीरियड में बच्चों हर चीज की सप्लाई क्या हो गई थी? लेस इलास्टिक। और नॉन कोविड पीरियड में मोर इलास्टिक। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि स्टडी ड्यूरिंग कोविड पीरियड सप्लाई ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स इन इंडिया वाज ऑप्शन ए मोर इलास्टिक, ऑप्शन बी लेस इलास्टिक, ऑप्शन सी ईदर मोर और लेस इलास्टिक, ऑप्शन डी ये सब मिथ्या है, मतलब नन ऑफ दीज। तो आपका जवाब क्या होगा भाई? लेस इलास्टिक। समझे इस बात को? चलिए, कुछ लोग खाना खाने चले गए हैं। प्रखर जी, फिर किसी ने मुंह में कपच्ची डाल दी क्या जमादार वाली, जो आपकी आवाज बंद हो गई है? चलिए आप रेस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए इनको रेस्ट करा देते हैं। जस्ट होल्ड ऑन। चलिए चले आगे भाई। खोपड़े में बात गई। Yes, sir. मूविंग फॉरवर्ड। इनपुट कॉस्ट, अगर आप चीजों को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। सर कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए बच्चों, छोटा सा एग्जांपल। क्वांटिटी, फिक्स्ड फैक्टर्स के ऊपर खर्च होने वाला पैसा इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर खर्च होने वाला पैसा इज वेरिएबल कॉस्ट। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? Yes, sir. आप Yes, sir. चाहे 1 यूनिट बनाए, 100 यूनिट बनाए, कुछ भी बनाए, 60 रुपए आपका खर्च होगा ही होगा। आई रिपीट, आप कितना भी प्रोड्यूस करें आपका 60 रुपए तो लगेगा ही लगेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे बच्चों या कम से कम बनाएंगे? ज्यादा ज्यादा। तो जो कॉस्ट आउटपुट के बढ़ने और घटने से अनअफेक्टेड रहे, दैट इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। आउटपुट के बढ़ने या घटने से अनअफेक्टेड रहे तो इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट। आपकी स्कूल में 50 बच्चे क्लास में हो, चाहे 10 बच्चे आए, चाहे पूरे 50 आए, चाहे 25 आए, द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वुड रिमेन सेम। ऐसा तो नहीं ए पंखे तुम धीरे चलो आज बच्चे कम आए हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। बट अगर बच्चे सो कॉल्ड स्कूल में ज्यादा आएंगे तो स्कूल को एक सेक्शन की बजाय 2 सेक्शन लगाने पड़ेंगे। अगर ज्यादा बच्चे एग्जाम देने आएंगे तो जेरोक्सी कॉस्ट बढ़ेगी, कम बच्चे एग्जाम में आएंगे तो जेरोक्सी कॉस्ट कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो 0 यूनिट्स पे तो कोई खर्च आपका होगा ही नहीं। क्यों सर, ये 60 रुपए दो रहा था? भाई ये तो हमारा फैक्ट्री का किराया है, फैक्ट्री बंद हो या चले, कम प्रोड्यूस करे या ज्यादा प्रोड्यूस करे, ये पैसे तो फिक्स है, लगने ही लगने हैं। 1 यूनिट आपने बनाई, 40 रुपए लग गए, तो टोटल 0 यूनिट पे 60 और 1 यूनिट पे कितने लगे? 60 और 40 मिला के बच्चों 100। 2 यूनिट बनाई आपने तो आपके लग गए लेटर से 72 रुपीज। कितने? दिमाग की बत्ती जलाएं मिनटोस खाए बगैर। 1 यूनिट बनाने पे 40 रुपए लग रहा है, तो 2 यूनिट पे 80 रुपए लगना चाहिए, बट आपके लग रहे हैं सिर्फ 72। तो प्रोपोर्शनेटली कम लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है? कम लग रहा है। टोटल कितना हो गया? 132। अगर 1 यूनिट पे 40 है बच्चों तो 3 पे कम से कम 120 होना चाहिए, बट हमारे लग रहे हैं 3 में सिर्फ 95 रुपी। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर एक इंसान अकेले एक्टिवा चला रहा है और 20 रुपए का फ्यूल लग रहा है, गाड़ी घिस भी रही है थोड़ी सी, 2 लोग बैठ जाएंगे फ्यूल डबल हो जाएगा? भाई फ्यूल की कॉस्ट तो लगभग सेम होगी। 3 बैठ जाएंगे, थोड़ा सा वेयर एंड टेयर बढ़ेगा। 15 लग जाएंगे व्हीकल की, व्हीकल मर ही जाएगी बिल्कुल, वेयर एंड टेयर और बढ़ जाएगा।
बट प्रपोर्शनेटली क्या उतना बढ़ेगा? नो। तो ट्रेन में अगर 1500 सवारियां ट्रैवल करेंगी, रेलवे ने अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, बट अगर 1500 की बजाय 1200 सवारी चलेगी, तो क्या ड्राइवर एक टांग बाहर निकाल के ट्रेन चलाएगा? नो। तो सैलरी ऑफ ड्राइवर, टिकट कलेक्टर, दिस विल ऑल रिमेन सेम। सिर्फ रेलवे का जो वेयर एंड टेयर होगा थोड़ा कम होगा, जो चादर की और कंबल की धुलाई पुछाई होगी थोड़ी कम होगी। खाने पीने का पैसा तो लोग दे ही चुके हैं, बट उन्होंने ट्रैवल ही नहीं किया, तो रेलवे का खाना थोड़ा सा बच जाएगा, वो किसी को बेच देंगे, अगले स्टेशन पे कुछ कर लेंगे एडजस्टमेंट। तो व्हाट आई मीन टू से इज दिस कि मेरे पास 500 पेज की एक बुक है, चाहे मैं 10 बच्चों के लिए नोट्स फोटोकॉपी कराऊं उससे, चाहे 100 बच्चों के लिए, द कॉस्ट ऑफ बुक विल बी सेम। तो इसकी कौन सी कॉस्ट बोलेंगे आप? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मेरा जेरोक्स वाला कह रहा है सर एक सेट अगर फोटोकॉपी कराएंगे तो हम 30 रुपए जेरोक्स का लेंगे और 10 रुपए ट्रांसपोर्टेशन का, और अगर 2 सेट कराएंगे तो जेरोक्स का तो 30-30 रुपए लेंगे, 60 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन का 12 रुपए दे दीजिएगा। अगर 3 सेट फोटोकॉपी कराएंगे तो 30-30 रुपए के हिसाब से 90 रुपए जेरोक्स का और 5 रुपए ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि भाई मेरी आने की मेहनत तो एक बार लगेगी। तो प्रपोर्शनेटली अगर आप ज्यादा भी प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट आने वाले टाइम में कम होती जाती है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, 4 sir. यूनिट पे लगे 120 रुपए, 5 पे लगे 140, 6 पे लगे मान लीजिए 160। सो व्हाट इज 95 प्लस 60 चिल्ड्रन? 155। दिस इज 180, दिस इज 200 एंड दिस इज 220। तो अगर बच्चों एक यूनिट पे 100 रुपए लग रहा है, तो 6 यूनिट पे 600 रुपए लगना चाहिए, बट हमारे कितने पैसे लग रहे हैं? 220। तो जैसे जैसे हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है कि बढ़ रही है बच्चों? इट इज ग्रेजुअली गोइंग डाउन। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज ग्रेजुअली गोइंग डाउन। इतनी कहानी सबको समझ में आती है बच्चों? इतनी कहानी सबको समझ में आती है? Yes, sir. इसमें एक प्राइस भी ले लेते हैं। एक यूनिट आप बेच रहे हैं 120 रुपए की, और 100 की आप बना रहे थे, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको? 20। 2 यूनिट 132 में बिक रही है, अगर 150 में भी बेच दिया तो प्रॉफिट में बिक रही है। अगर 3 यूनिट 155 में बन रही है और आप 175 में भी बेच देंगे बच्चों, तो प्रॉफिट होगा। 4 यूनिट 180 की बन रही है, 200 में भी बेच देंगे तो प्रॉफिट होगा। 5 यूनिट बन रही है 200 में, 210 पे बेच देंगे तो प्रॉफिट होगा। और 6 यूनिट 220 में बन रही है, 225 में बेच देंगे तो प्रॉफिट होगा कि नहीं? सर तो यहाँ पे तो एक यूनिट पे मुश्किल से, या 6 यूनिट पे मुश्किल से 5 रुपए कमाया, कोई बात नहीं। पहली यूनिट पे आपने 20 रुपए कमाया, बट अगर आपको मार्केट कैप्चर करना है, मार्केट में लीडर बनना है मारुति की तरह, मैकडोनल्ड्स की तरह, तो स्टार्टिंग में पर यूनिट थोड़ा कम कमाएं, ताकि आपकी मार्केट में लीडरशिप ज्यादा हो जाए, लोग आपके प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदें। जब बाकी सेलर मर जाएंगे तो आप अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए यूनिट्स को और बेच सकते हैं। सो ये पॉइंट समझ में आ गया? तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हर अगली यूनिट पहले वाले से थोड़ी सस्ती होगी, तो आप चाहेंगे आउटपुट को ज्यादा बढ़ाना। इज दैट क्लियर? बट अगर हर अगली यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट प्रपोर्शनेटली बढ़े, एक यूनिट 100 की तो 6 यूनिट 600 की, तब क्या आप इतना आउटपुट बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे। तो लॉजिक अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? समझ में आ गया? चलिए चलो आगे। यस सर। कमोडिटी। आपके मोहल्ले में एक फल का ठेला है, कल आपने 180 रुपए किलो पे मैंगो खरीदा था, आज आप वहां गए, वो कह रहा है भाई साहब आज तो मैंगो 160 का ही है। क्यों ये सस्ते में बेच रहा है? रीजन बीइंग, इससे पता है कि पेरिशेबल कमोडिटी है, नहीं बेचा तो लॉस हो जाएगा। या अगर मान लीजिए 180 रुपए में जब कमोडिटी बाजार में थी, ही वॉज सेलिंग 20 kg, बाजार में अगर दाम बढ़ के लेटस से 190 भी हो जाता है, या मान लीजिए 190 क्या 240 रुपए दाम बढ़ के हो गया 180 रुपए से, कितना हाइक नजर आ रहा है बच्चों? कितना हाइक नजर आ रहा है? 60 रुपीज। 60 रुपीज 180 रुपए का 33% होता है। ये बेचारा 22 किलो बेच पा रहा है, कितना आउटपुट बढ़ा पा रहा है? सिर्फ 10 kg। रीजन बीइंग
एग्रीकल्चरल कमोडिटी है, स्टोर भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर स्टोर करेगा तो सड़ जाएगा, इसलिए प्राइस तो 1/3 बढ़ गई, बट क्या बेचारा आउटपुट बढ़ा पा रहा है? नो। तो प्राइस के ज्यादा बढ़ने के बावजूद भी क्वांटिटी में ज्यादा चेंज नहीं हो पा रहा। ये रोक के भी नहीं रख सकता इसको, क्योंकि पता है कि अगर रोक के रखेगा तो इट विल गेट रॉटन और आने वाले टाइम पे ये बिकेगा ही नहीं। बट इफ इट इज एन आइटम लाइक रेफ्रिजरेटर और कार, जिसको ये स्टॉक कर सकता है, अगर आज दाम गिरा हुआ है, ये बायर से क्या बोलेगा, भाई सप्लाई नहीं आ रही है, कुछ दिन बाद आना तब बेचेंगे, बिकॉज इन चीजों को स्टोर करना पॉसिबल है। तो ड्यूरेबल गुड्स का अगर दाम गिर जाता है तो हम ढेर सारा अभी नहीं बेचेंगे। कब बेचेंगे ढेर सारा? जब प्राइस बढ़ेगा। तो टेक एन एग्जांपल दैट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर वाज 20,000 and quantity to be sold in the market was 100 units per day. अब प्राइस गिर के हो गया 18,000 रुपए। कितना प्राइस गिर गया बच्चों? 2000। 10%। ये सेलर कह रहा है मैं सिर्फ 40 यूनिट्स बेचूंगा और ज्यादा नहीं बेचूंगा। कितनी सप्लाई इसने कम कर दी? 60%। तो दाम गिरा 10% और इसने सप्लाई कम कर दी 60%। क्यों? बिकॉज ही नोस कि भाई मेरी खरीदी 17,900 रुपए, अगर मैं 18,000 में बेचूंगा तो मेरे को कुछ खास प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो 10% फॉल इन प्राइस की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड रिड्यूसेस टू 60%। केस ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? इलास्टिक सप्लाई। समझ में आ गई बात? झटपट कॉपी कर लें, क्विक एंड फास्ट। क्विक क्वेरी है तो आज टाइम पीरियड चिल्ड्रन। इफ आई नो कि भाई आने वाले टाइम में प्राइस किसी कमोडिटी का, लेट अस से टुडे इट साउंड्स टू बी 45 रुपीज, हाउ मच चल 45, और क्वांटिटी आज हम बेच रहे हैं 100 यूनिट्स, हाउ मच 100 यूनिट्स। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? अब ये ऐसी कमोडिटी है जिसका प्राइस बढ़ के मार्केट में 54 रुपीज हो गया। 45 से 54, इट्स अ चेंज ऑफ हाउ मच? इट्स अ चेंज ऑफ हाउ मच चिल्ड्रन? इट्स अ चेंज ऑफ 9 रुपी। 9 रुपी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 45 रुपीज? 25% प्राइस बढ़ गया। 25%। अगर हमें, सॉरी 20%, नॉट 25%। अगर हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसका दाम 40% और बढ़ेगा, वील वेट फॉर द टाइम टू कम और वी विल सेल, वी विल वेट। बट अगर हमें पता है कि इसका टाइम आने पे प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ये आज जितना बढ़ा है इतना ही बढ़ेगा और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो इन दैट केस ज्यादा कमोडिटी आप कब बेचेंगे? अभी बेच लेंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो अगर 20% प्राइस बढ़ गया एंड यू एक्सपेक्ट कि भाई आने वाले टाइम में प्राइस और बढ़ेगा, तो अभी आप बहुत कम बेचना चाहेंगे। इट इज द केस ऑफ लेस इलास्टिक। और अगर आपको लग रहा है अभी प्राइस इसका और नहीं बढ़ने वाला, ये बहुत बढ़ा हुआ है, अभी आप ज्यादा स्टॉक बेच के क्लियर कर देंगे। इट इज सेट टू बी इलास्टिक, मोर इलास्टिक। ये एक तरीका था समझने का। दूसरा तरीका, बेस्ट एग्जांपल है, the month is running February and festivities are expected in October. खोपड़े में बात गई। and the month is running September. दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दे बच्चों। अगर फरवरी का मंथ चल रहा है and festivities would start around October, और आपको पता है कि आने वाले टाइम पे अक्टूबर में आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड खूब ज्यादा होगी, आप ढेर सारा सप्लाई अरेंज कर सकते हैं फरवरी से अक्टूबर में या नहीं कर सकते हैं? सो दिस टेंड्स टू बी अ केस ऑफ मोर इलास्टिक सप्लाई। इज दैट क्लियर? बट अगर यही चीज आपको सितंबर में पता लग जाए कि अक्टूबर में फेस्टिविटीज होंगी, डू यू हैव टाइम टू प्रोड्यूस एनफ and offer for sale in the market enough? No, because आपके पास टाइम है ही नहीं और प्रोड्यूस करने का। तो in that case supplies will be what children? Inelastic. लॉजिक समझ में आ गया? तो अगर 5 साल पहले आपको पता लग जाता कि AI कोर्सेज में
बहुत ग्रोथ है, बहुत पोटेंशियल इस सब्जेक्ट में, तो शायद क्लास 9th में आपने आर्टिफिशियल सब्जेक्ट को चूज कर लिया होता। 2 साल पढ़कर कोई एड ऑन कोर्स करके आप अपने 11th क्लास की पढ़ाई के साथ साथ कोडिंग का प्रोफेशनल कोर्स कर लेते, ग्रेजुएशन तक तो स्टार्टअप खोलने की सोच ही लेते। बट आपको ये बात 2 साल लेट पता लगी कि आप तुरंत स्टार्टअप खोल सकते हैं। नो, तो अभी आपको और वेट करना पड़ेगा। तो अभी अगर 9th में पता लग गया होता तो 11th क्लास 12th क्लास ग्रेजुएशन तक स्टार्टअप ओपन हो सकता था। द आइडिया वुड हैव बीन इलास्टिक। बट आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, बाकी बच्चे अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुली चला चुके हैं, आपका स्टार्टअप अभी क्या होगा, इन इलास्टिक। और उन्होंने जब स्टार्ट किया था तब क्या था, इलास्टिक था। बात समझ में आई कि नहीं आई, खोपड़े में बात गई। तो अगर 2 दिन पहले पता लग जाए एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है, चिटविट बना सकते हैं आप, क्या होगा, इलास्टिक। और अगर एग्जामिनेशन रूम में बस जाने वाले 10 मिनट का टाइम बचा है और वहां एक मनहूस दोस्त ने बताया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल पिछले 10 साल से बोर्ड के पेपर में आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे उसको, आप शब्द में बोल नहीं सकता, रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आप बोलेंगे मनहूस ढपोड़ संग सुअर की औलाद, पहले नहीं बता सकते थे कि ये आ रहा है। तो आप अपने दोस्त का नाम क्या रखेंगे, इनइलास्टिक। और टीचर जिसने बता दिया बेटा ये टॉपिक 15 साल से बोर्ड में आ रहा है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा, टीचर का नाम क्या रखेंगे, इलास्टिक। और टीचर्स डे को बोलेंगे इलास्टिक डे। और वो दोस्त आपका उसका जो बर्थडे को उसको क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक। तो ये एग्जाम्पल बेस्ट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये प्राइस वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का है। तो बिग बिलियन डेज कब आने वाले हैं, कुछ दिन में मान लीजिए। अब अगर मैं Amazon पे एक सेलर हूं और मेरे को पता है बिग बिलियन डेज में मेरे प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो 20% बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी, और मेरे को ये बात 6 महीने पहले पता थी, 6 महीने पहले, तो मैं कम से कम 70-80% आउटपुट ज्यादा बनाने की कोशिश करूंगा। इट इज इलास्टिक। बट अगर मेरे को बिग बिलियन डे स्टार्ट होने के 2 दिन पहले पता लगा कि मेरे प्रोडक्ट की प्राइस 20% बढ़ने वाली है एंड मैन्युफैक्चरिंग करने में कम से कम 3 महीने का टाइम चाहिए, क्या मैं 2 दिन पहले इतनी सप्लाई बढ़ा पाऊंगा? नाउ माई सप्लाई इज इन इलास्टिक। लॉजिक समझ में आ गया? Amazon पे आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये सब एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि केस स्टडी में ये सब लिख के आ रहा है आजकल। Amazon पे आपने ऑर्डर प्लेस किया और बोला गया है कि अगर आप बिग बिलियन डेज के ऑफर में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो पहली बात तो कैंसिलेशन अलाउड नहीं है, अगर आप कैंसिल करेंगे तो अगले ऑफर में 1100 की पेनल्टी जुड़ेगी। ये बड़ी शिद्दत वाली पेनल्टी है सर, अब जुड़ेगी तो जुड़ेगी। तो अगर बिग बिलियन डेज में आपके पास सो कॉल्ड ऑर्डर देने का टाइम था और ये भी बोला गया कि ऑर्डर देने के 48 आवर्स के अंदर अगर कैंसिल करते हैं तो पेनल्टी नहीं लगेगी, इलास्टिक ऑर्डर। और अगर 48 घंटे बीत गए, अब आप सामान लें चाहे ना लें, पेनल्टी तो लगेगी लगेगी। तो क्या पेनल्टी से छूटने का समय है? नो। तो अब 1100 का तो नुकसान है ही है, अब टाइम नहीं बचा, तो इट इज सेट टू बी व्हाट, इन इलास्टिक। लॉजिक समझ में आया? तो यहां पे इन इलास्टिक का मतलब है कि आपके पास प्राइस के बढ़ने की वजह से भी अपने आउटपुट को बढ़ाने का कोई भी बहुत ज्यादा एक्सटेंट अवेलेबल नहीं है। लॉजिक वेंट वेल। पंडित जी ने पूजा स्टार्ट कर दी, कह रहे पीला कपड़ा लेके आइए। पंडित जी पहले आप नहीं बताए थे, अरे ये तो घर में होता ही है, हमारे घर में सिर्फ उतना ही होता है इतना बताया जाता है। अब आप पूजा में बैठ चुके हैं, उठ सकते हैं? नो। तो क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे एक पीले कपड़े का वीडियो चला दीजिए, इट इज इलास्टिक। और पूजा स्टार्ट होने से 1-2 घंटे पहले अगर पंडित जी ने बता दिया और अगल बगल शॉप है, आप अरेंज कर सकते हैं, इट इज इलास्टिक। तो प्राइस का चेंज ज्यादा और क्वांटिटी का कम, तो इलास्टिक। प्राइस का चेंज कम, क्वांटिटी का ज्यादा, तो इलास्टिक, मोर इलास्टिक। समझे इस बात को या नहीं समझे? क्लियरली अंडरस्टूड? तो इसी के Yes, साथ sir. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी होता है